Hello everyone, I welcome to all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadan Rico Senior Secondary School, Chiriganganagar. Admissions are open for the session 2020-2021. Thank you. Today we are going to start class 11th, chapter number 3, motion, equations of motion by calculus method, Newton's equation. Thank you. हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज भदौरिया और आज अपने स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक है और फेमस टॉपिक है, जैसे ग्राफिकल इक्वेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। न्यूटन के जो 3 इक्वेशंस थे, न्यूटन ने कितने इक्वेशन दिए थे आपको पता है? न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दिए थे। तो नंबर फर्स्ट था v इक्वल्स टू u प्लस at, नंबर सेकंड था s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जो नंबर थर्ड था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। न्यूटन ने अपने पास 3 इक्वेशंस आपको दिए थे। तो उन 3 इक्वेशंस में क्या था, उन 3 इक्वेशंस को प्रूफ करने के 2 तरीके थे। जो नंबर फर्स्ट मेथड था उसे बोलते थे ग्राफिकल मेथड। जो नंबर सेकंड मेथड था वो है कैलकुलस मेथड। ओके, तो हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था, ठीक है। और तरीका क्या था वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो मेथड है कौन सा मेथड है? कैलकुलस मेथड। अभी जो नेक्स्ट हम मेथड लेके आए हैं वो कौन सा मेथड लेके आए हैं? कैलकुलस मेथड को लेके आए हैं, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड में हमें कैसे काम करना है, ठीक है। इसके लिए हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन। और जो नंबर सेकंड है वो आपके पास होगा इंटीग्रेशन। नंबर फर्स्ट है डिफरेंशिएशन और जो नंबर सेकंड है वो है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वैसे तो मैथमेटिक्स के टॉपिक है, बट अपने को फिजिक्स में इसका यूज है, क्योंकि फिजिक्स वही कर सकता है जिसको मैथमेटिक्स आती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा समझना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस जस्ट 2 मिनट ऐसा कुछ उसका बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, इसका सिंबल होता है d बाय dx। x का डिफरेंशिएशन करना है मींस d बाय dx, t का करना है d बाय dt, ठीक है। ऐसा कुछ इसका सिंबल होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है s। आपने ऐसे बना दिया, बट इस s को थोड़ा सा लंबा कर दो, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। इनके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो d अपॉन dx x पावर n, ठीक है। d बाई dx x पावर n, ये होगा डिफरेंशिएशन का साइन। और हमें करना किसका है, x की पावर n का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो d बाई dx x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब इस पूरी चीज का जो आंसर है वो आंसर क्या मिलेगा हमें, ये इसका आंसर मिलेगा। ओके, इसी तरीके से क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं लिख देता t की पावर n, क्या लिख देता t की पावर n, तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो इस x के रिस्पेक्ट में t क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। उसका डिफरेंशिएशन कितना होता, 0। उसका डिफरेंशिएशन कितना होता, 0। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। इसके बारे में अपने फर्दर स्टडीज करेंगे। डिफरेंशिएशन को थोड़ा और देख लेते हैं क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ, आप x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करिए, d बाय dx x पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो आप क्या करोगे, सर इसका डिफरेंशिएशन तो n पावर होती है, उसी को n बोलते हैं। तो मींस क्या लिखा आपने, n की जगह क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। उसके बाद में x, इट्स ओके। उसके बाद 5 माइनस 1 बिकॉज ऑफ n माइनस 1, तो 5x पावर 4। ये बन गया इस चीज का सारे का, इस चीज का क्या बन गया, डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जो नंबर सेकंड है आपको अभी डिफरेंशिएशन में एक सा में देखा था, डाउट और थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ओके, थोड़ा और क्लियर करते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे d ओवर dx x पावर 5 प्लस 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 2।
मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? देखो इस इन सबको क्या कर लो, अलग अलग कर लो, क्योंकि सभी का एक साथ तो कर नहीं सकते, बीच में प्लस है, तो सभी को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो हमने पहला टर्म क्या लिखा, d बाई डी एक्स पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स को फिर मल्टीप्लाई किया 5x पावर 4 से, प्लस डी बाई डी एक्स को फिर मल्टीप्लाई किया 3x की स्क्वायर से। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 3t स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे क्या 3t स्क्वायर आपने कर दिया, इधर ये अपने कर, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मैंने t स्क्वायर कर दिया। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, 5 कम आउटसाइड, क्योंकि पावर n है, पावर बाहर निकल जाती है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसी को हमेशा फॉलो करना है। तो क्या लिखा, 5x पावर 5 माइनस 1 प्लस, जब डिफरेंशिएशन कर दिया उसके बाद में डी बाई डी एक्स की टर्म को नहीं लिखना, ये सिर्फ एक सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। 5x पावर 5 माइनस 1 जो नेक्स्ट आपने लिखा, नेक्स्ट क्या लिखोगे 5, ये इसके रिस्पेक्ट में ये चीज क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, बट मल्टीप्लाई में क्या अपने पास वेरिएबल है, वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, कांस्टेंट जो चेंज ना होता हो, ठीक है। तो 5 एक कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो रहा, बट x चेंज हो सकता है, मींस x क्या है, वेरिएबल, और कैसा वेरिएबल है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। बट हम क्या करेंगे, 5 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अगर ये 5 प्लस x होता तो कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में है तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, 5 कम आउटसाइड, उसके बाद देखो इनटू क्या बचा, d ओवर dx x पावर 4, समझ में आई। सिर्फ x वाले टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है, बाकी अगर प्लस में है तो 0, मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में कौन बाहर है, 3 बाहर आएगा क्या, यस 3 सर बाहर तो आ जाएगा, ये देखो 3 बाहर आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 3 बार आ गया, d बाई डी एक्स, बट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है नहीं होगा, तो ये वाले टर्म हमने इसको क्या करना है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, या इसको क्या लिख सकते हैं 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, हाँ जी, इसके बाद सिर्फ इतनी टर्म बची, तो इसको क्या किया, 5x पावर मैंने लिख दिया 4 प्लस 5, इधर क्या लिख दिया, इनटू में क्या लिखा, 4 कम आउटसाइड x पावर 3 माइनस 1। ओके, तो क्या लिखा मैंने, 5x की पावर 4 प्लस 5 इंटू 4 कितना, 20x पावर 2, ये इसका आंसर हो गया। मैंने इस टर्म को एक बार काट दिया आगे, ये आपको समझ में आएगी आगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस टर्म को आगे काट लिया। जब आपने इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन को जब सोल्व करेंगे, तब उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स हो आप। तो ये चीज होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन जो है हमने कर लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और आपको उसी फॉर्मूले को क्या करना है, फॉलो करना है। हाँ जी, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर बनेगा वो नेक्स्ट बनेगा इंटीग्रेशन पे। किस पे बनेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या चीज है, इंटीग्रेशन का साइन, ये साइन रहा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं लिखते, इंटीग्रेशन इसकी फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर सेम टू सेम वही बात, x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, प्लस ये कांस्टेंट होता है, वो मैथमेटिक्स का काम है, फिजिक्स में अपने को फिलहाल इतना ही करना है। तो देखो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, x की पावर n dx, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल हम क्या करेंगे, मान लो ये आपने ये वाला एग्जांपल लिया, x की पावर 5 dx, इसका आप इंटीग्रेशन करके बताओ, तो क्या इंटीग्रेशन करोगे, n की पावर n कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना है बच्चे, x की पावर 6 अपॉन में 6, ये आपका बन गया, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला आपको याद रखना है बिल्कुल अपने 12th 11th फिजिक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है, और नंबर सेकंड आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूलाज के बेस पर 5 मिनट में क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे अपने, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन के मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रूफ कर रहे हैं।
तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बोलो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए अपने क्या करते हैं, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम एक रिलेशन लगाते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास दो रिलेशन अवेलेबल है। जो पहली बार मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखे थे, वही दो फॉर्मूलाज हमें यूज करने। तो नंबर फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम था। ओके, जो नंबर सेकंड आपके पास फॉर्मूला है, नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर सेकंड फॉर्मूला वेलोसिटी का था, नंबर थर्ड फॉर्मूला किसका था, एक्सेलरेशन का था। इसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड को क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चे, स्पीड को हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू डी बाई टी लिख दिया था, फिर डेल्टा डी बाई डेल्टा टी लिख दिया था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख दिया था। इस d को हम क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। स्पीड को क्या लिख सकते हैं हम, v भी लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू x बाई टी लिख दिया था। जब इसकी एवरेज हम फाइंड कर रहे थे तो v एवरेज कितना आ गया था, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस फाइंड किया तो वेलोसिटी कितनी आई, लास्ट में जाके हमारे पास वेलोसिटी की ये फॉर्म बनी थी, शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, v इक्वल्स टू dx ओवर dt। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में जाके क्या बना था, dv बाय dt, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इन दो फॉर्मूलाज को हमें यूज करना है, और जितने भी आपके रिलेशन, आप रिलेशन को क्या कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक एक स्टेप अपने साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट रिलेशन था आपका v इक्वल्स टू dx ओवर dt, और नंबर सेकंड आपका जो रिलेशन था a इक्वल्स टू dv ओवर dt। आपके पास दो रिलेशन, यस यू हैव टू रिलेशंस, ओके। वन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, एंड सेकंड इज एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम, ओके। तो जो हम इसमें देखो, इसमें हमारे पास कौन सा रिलेशन लगाने का फायदा है, इसमें नंबर फर्स्ट रिलेशन लगाइए, नंबर सेकंड रिलेशन, दिस इज द रिलेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, नंबर सेकंड रिलेशन लगाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन में क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर सेकंड यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे, नंबर सेकंड रिलेशन लगाने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने सेकंड रिलेशन से स्टार्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं अपने। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिखता हूँ, a इज इक्वल्स टू dv ओवर dt। a की वैल्यू मैंने क्या लिखी, dv ओवर dt लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आंसर आया, a dt इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, dv, या इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल्स टू a dt, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर हर बार हमें क्या करना है, एक ही काम करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर, देखो dv एक स्मॉल वैल्यू है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालें। स्मॉल एक छोटा सा हमें अगर पार्ट मिल जाए दीवार के, मेरे को लेंथ मेजर करनी है या एरिया वगैरह मेजर करना है, मैं छोटे से एरिया के हिसाब से पूरा एरिया फाइंड कर सकता हूँ उसका इंटीग्रेशन करके। बेसिकली इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है। तो dv एक स्मॉल अमाउंट होती है, dv और dt जो हो गए ये क्या होती है, स्मॉल अमाउंट होती है। इसके रिस्पेक्ट में बड़ी अमाउंट कौन से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। इसके रिस्पेक्ट में जो बड़ी अमाउंट है वो क्या है, v, ठीक है। तो dv से v फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें v चाहिए इसलिए हम v फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो dv से v फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। dt से t फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या बनना चाहिए, मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूंगा तो ये देखो दोनों साइड मैंने क्या कर दिए, इंटीग्रेशन के निशान लगा दिए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। यहाँ पे क्या लिखा, dv, और यहाँ पे क्या लिखा, a इंटू dt, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन करके मैंने क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर एक नई चीज आती है, लिमिट। इंटीग्रेशन एक पहले में आपको जो रहेगा, सेकंड आप ऐसे 1 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर एक नई चीज आती है, उससे क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। ये होती है लोअर लिमिट और ये वाली होती है अपर लिमिट। भी वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, और वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से होती है, इनिशियल से स्टार्ट किया और फाइनल पे जाके खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग जो इनिशियल लिमिट थी, जो नीचे लिखी जाती है, बॉटम में लिखी जाती है, वो उसको लिख दिया मैंने u, ओके।
और जो फाइनल यूनिट लिखी जाएगी उसे मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे a की लिमिट आएगी t की, देखो d के साथ t है, आगे जो लिखा हुआ है वो मैटर करेगा, ना कि पीछे लिखा हुआ a मैटर करेगा। ओके, जो चीज आगे लिखी हुई है वो मैटर करेगी, ना कि जो पीछे लिखा हुआ है वो चीज मैटर करेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, d a लिख दिया और dt लिख दिया। इसमें क्या करोगे, अब t की यूनिट लगाओगे, तो t की यूनिट कहां से होगी, 0, पहले स्टार्टिंग में टाइम 0 था, उसके बाद टाइम क्या हो गया, t हो गया, तो टाइम हो गया 0 to t हो गया। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा आप इसको बना के लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो 0 to t। अब देखो dt के रिस्पेक्ट में हमेशा d के आगे वाला पोर्शन आपको देखना है, हमेशा क्या करना है, d से आगे वाला पोर्शन देखना है आपको। ओके, तो d से आगे वाला पोर्शन देखा आपने, तो d से आगे वाला क्या है, t है, इट मींस वो क्या माना जाएगा, dt माना जाएगा। d से आगे वाला क्या है, v, तो dv। अब dv के रिस्पेक्ट में x y z क्या है, कांस्टेंट, dt के रिस्पेक्ट में a b c क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट जो चीज होती है वो बाहर आती है। देखो जो मैंने आपको पहले नहीं बताया कि बात, अब आप समझ लेना उस चीज को बड़े आराम से, ठीक है। तो देखो dv का इंटीग्रेशन क्या है, अब यहाँ पे x पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे, यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या बनेगा बच्चे, v बनेगा, और जो इंटीग्रेशन है होने के बाद इस ब्रैकेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो dv का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे v, लिमिट एज इट इज पड़ी रहती है u to v, ओके, इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब a देखो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, और यहाँ पे 0 to t dt, अभी तक इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन अभी तक इसका नहीं हुआ है। इस स्टेप को अपने क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखा हूं स्टेप को, इधर देखो v अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। अब बोलो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और किस ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन होते ही ब्रैकेट क्या हो जाता है, चेंज, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, t, और 0 to t, 0 to t मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है, ब्रैकेट चेंज होते मैंने 0 to t लिख दिया। ओके, अब देखो अपर लिमिट, अब इसके बाद इसके सोल्व करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे v है, लोअर लिमिट क्या है, u है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपर लिमिट को पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करनी है, तो v की जगह तो v पुट होगा, फिर माइनस का निशान लगा के v की जगह जो लोअर लिमिट में वैल्यू है वो v की जगह पे पुट करनी है। तो v की जगह क्या है लोअर लिमिट में u, हमने क्या लगा दिया, u लगा दिया। a अपर लिमिट क्या है, t, और लोअर लिमिट की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस में 0 पुट करूंगा। एम आई क्लियर अबाउट दिस? जब नेक्स्ट अपने इसका करेंगे 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड कभी नहीं भूलोगे। v माइनस u इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, at, ठीक है, माइनस 0 हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो गया, अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन बनी u प्लस में 80। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। ओके, ये था आपका कैलकुलस मेथड से हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर लिया, हमने सोल्व कर लिया। ओके, अब क्या करना है, हमें कैलकुलस मेथड से सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, सिंपल dv बाय dt हमने पुट किया, और इसके बाद हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन इंटीग्रेशन, लिमिट पुट कर दी। उसके बाद में क्या किया, इसको इंटीग्रेशन किया और सोल्व किया, 1 सेकंड में हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड इक्वेशन का मेथड इससे भी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो थर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस कैलकुलस मेथड को घर पे जाके थोड़ा सा बिना देखे रिपीट करना, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, और 1 सेकंड में आपका कैलकुलस मेथड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर सेकंड इक्वेशन है, आपको पता है ना सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ओके, जो नंबर सेकंड आपके इक्वेशन है वो स्टार्ट होती है, देखो अब इसमें s आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गई, ये आ गया हमारे पास x डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम रिलेशन यूज करेंगे। तो वी हैव v इक्वल्स टू dx ओवर dt। जो नंबर सेकंड स्टेप था शायद आपको याद हो गया होगा, बेशक क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं जी, बिल्कुल याद है। तो यहाँ से क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx इज इक्वल्स टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये बन गया। अब उसके बाद जो नंबर थर्ड स्टेप था आपको अच्छे तरीके से याद होगा,
सर इसके बाद में dx है, हमें चाहिए s बोले तो x, ठीक है, एक ही बात है s और s, ठीक है, तो x और s एक ही बात है। इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे है dt, d के साथ आपको पढ़ना है, vd नहीं पढ़ना, आपको vd नहीं पढ़ना है, आपको d के आगे वाला पार्ट पढ़ना है dt, और वो 1 नंबर तक, तो ये होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, t चाहिए, तो dt से हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वो लाइन लिख दी हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना मतलब सिंबल लगाओ, सिंबल लगाया मतलब क्या लिखा, dx, फिर सिंबल लगाया v इंटू dt, हमने ये चीज लिख दी। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने क्या किया, dx, इसकी लिमिट लगाई मैंने 0 to, आपको पता है कहां तक, s तक, 0 to yx, जो भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हमारे पास s में रिलेशन चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया, इस पे s लिख दिया, 0 to s। अब देखो v की लिमिट पुट करूंगा या t की पुट करूंगा, नहीं सर, t के साथ b है, मतलब dt की लिमिट पुट होगी, ना कि v की लिमिट पुट होगी। तो टाइम की लिमिट 0 to t। अब देखो अगर यहाँ पे dx होता तो किसकी लिमिट पुट होती, अब x की लिमिट पुट होती है ना, 0 to x, ठीक है, या 0 to s, ठीक है। ऐसे करके अगर मान लो यहाँ पे dp होता तो लिमिट कहां से पुट होती, 0 to p या p1 to p2, ऐसा कुछ यहाँ पे लिमिट पुट होती है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, dt है, क्या है, dt है, तो लिमिट कहां से पुट होगी, 0 to t। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसका देखो dx का तो इंटीग्रेशन आपको पता ना हो ही गया, क्या हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, लिमिट कहां से, 0 to s, जैसे इंटीग्रेशन हुआ ब्रैकेट के साइन चेंज हो गए। यहां पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, v की वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से u प्लस 80, और मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, आगे क्या पढ़ा है, dt पढ़ा है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे तो सर s माइनस 0 पता ना, अपर लिमिट x की अपर लिमिट पुट की, माइनस x की लोअर लिमिट पुट की, 0 इज इक्वल्स टू क्या बना, इन सबको क्या कर लेते हैं, अपने अलग अलग कर लेते हैं। एक बार थोड़ा पेचीदा सा काम हो गया, बस 1 सेकंड की बात है। 0 to t, पहले u dt, देखो dt को u से मल्टीप्लाई किया था, u dt बन गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन 0 to t। अब 80 को किससे मल्टीप्लाई किया बेटे, dt से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमारे पास यहां तक इतनी टर्म्स बन चुकी है, जो कि बहुत ही क्या है, अभी तक बिल्कुल सिंपल है। जिसका नेक्स्ट स्टेप होगा, s माइनस 0 क्या बनता है, s बनता है, तो s इज इक्वल्स टू क्या बना, देखो dt के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट है कि नहीं है, यस सर u कांस्टेंट है dt के रिस्पेक्ट में, तो u कहां आएगा, u बाहर आ गया, 0 to t, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा बच्चे, dt बचा, प्लस में अब देखो a t dt, अब dt है तो dt के रिस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन होगा, t का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि t है ना यहाँ पे, तो t वाली टर्म का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो a बच गया, वो अब dt के रिस्पेक्ट में क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, डिफरेंट आ गया ना, तो a कांस्टेंट माना जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो कहां आ जाता है, बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0 to t, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, t dt लिख दिया। ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या लिखा मैंने, जो अपना नेक्स्ट स्टेप बनेगा, ऐसे जी को क्या लिखा, u dt का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो गया, t, जैसे इंटीग्रेशन हुआ साइन चेंज हो गए, 0 to t, प्लस में a बाहर पड़ा है। अब देखो t dt, तो dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, कब होता है, dt का इंटीग्रेशन t कब होता है, जब इसके साथ में कुछ ही चीज ना हो, जैसे इसके साथ में इसके जैसा ही कुछ चीज लग गया, फिर dt का नहीं होगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा, जो चीज आ गई ना, वेरिएबल चीज साथ में आ गई, सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, और उसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूं मैं, x की पावर n dx और t की पावर 1 dt, दोनों सेम ही चीज है ना, इसमें क्या फर्क है, x t बिल्कुल सेम, बट पावर किसका है, 1 और n है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, तो मीन्स क्या हुआ, टी स्क्वायर बाय 2, जो इसका इंटीग्रेशन बना वो क्या बना उससे, टी स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन बन गया, ठीक है। तो a बाहर पड़ा, जैसा इंटीग्रेशन हुआ साइन चेंज हो गया, तो क्या बना, टी स्क्वायर बाय 2 और 0 to t। यहां तक आपके कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो इसको इजी है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है।
ए टी इंटू डी टी हो जाएगा। फिर ए को बाहर निकाल लिया, टी डी टी पड़ा है। अब डी टी का नहीं करना, टी टी के रिस्पेक्ट में किसका होता है बच्चे? हाँ, अगर यहाँ पे होता ना भी वाई होता तो ए और वाई दोनों बाहर आ जाते। फिर dt का आपने क्या लिखते, सिर्फ यहाँ पे t लिख दे, बट dt के रिस्पेक्ट में अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, जो पहले वाले डाउट आपके अभी क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद तो इक्वेशन बस सोल्व ली होगी, कुछ ही काम नहीं बचा। u अपर लिमिट पुट की, t माइनस लोअर लिमिट पुट की 0 प्लस में a अपर लिमिट पुट की, सेम टू सेम पड़ा रहेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो t की जगह क्या आएगा 0 का स्क्वायर बाय 2। जो वेरिएबल है t है, उसी की जगह लिमिट पुट की जाएगी। यहाँ पे आप 2 की जगह 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल की जगह लिमिट पुट की जाती है। 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसा के वैसा रहता है, ठीक है। तो s का फॉर्मूला क्या आ गया, ut प्लस a, क्या लिखा मैंने, टी स्क्वायर बाय 2, ओके। तो यहां से मैंने s का फॉर्मूला लिख दिया, क्या लिख दिया, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड में क्या किया था, बिल्कुल सिंपल सा काम था। v इक्वल टू dx बाई dt को अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन किया, इसकी लिमिट x की लिमिट पुट की 0 टू s, यहाँ पे टाइम की लिमिट पुट होगी 0 टू t पुट कर दी। टाइम के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट है, मैं यहीं बाहर निकाल सकता था, बट मेरे को फॉर्मूलाज में काफी चीजें चाहिए, इसलिए मैंने v की वैल्यू पुट की, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन लिखा मैंने x 0 टू s, ठीक है। v की जगह वैल्यू पुट की u प्लस at फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, dt। तो s माइनस 0 यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैसे तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपने सोल्व कर दिया, v इक्वल टू u प्लस at है, ओके। तो s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू u dt प्लस इनका at और dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद at dt के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया और इसका हमने क्या किया, सीक्वेंस से इंटीग्रेशन कर दिया, हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है न्यूटन की इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करें, इक्वेशन नंबर थर्ड को लिख लेंगे, सॉरी। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, v इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। इक्वेशन नंबर थर्ड में ऐसा क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड में v में भी रिलेशन है, u भी है, s भी है, मतलब हमें इस दोनों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वेलोसिटी भी आ रही है और डिस्टेंस भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं दोनों को यूज, देखो स्टार्टिंग में लिखा a इज इक्वल्स टू dv ओवर dt, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों किया, थोड़ा लॉजिक है, इसको समझो भी, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड क्यों किया इस चीज को, ठीक है। तो इस चीज को जब dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करते हैं तो देखो a का फॉर्मूला बनता है dv, इस dx को मैं इधर शिफ्ट करता हूं और इस dt को मैं क्या करता हूं, इधर शिफ्ट करता हूं। आपको पता है dx ओवर dt क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। आया समझ में नहीं आया, a इक्वल्स टू क्या बना, dv बाय dx इनटू में क्या बना, वेलोसिटी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना, a dx इज इक्वल्स टू v dv। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को क्या करना है, हमें यूज करना, और इस रिलेशन को यूज करके हमें क्या करनी है, इक्वेशंस निकालनी है। तो बस इस रिलेशन को यूज करो, ठीक है। जो नंबर फर्स्ट आपको इस रिलेशन को यूज कैसे करना है, देखो v dv इज इक्वल्स टू क्या लिखा, a dx लिख दिया। अब बोलो भाई हम इधर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से टर्म्स याद है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बताओ अब यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी, यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी, v की लिमिट लगेगी या u की लगेगी, नहीं सर dv है तो किसकी लिमिट लगेगी, v की, और v की लिमिट होती है इनिशियल टू फाइनल। दो ही चीजों की लिमिट थी, या तो v की थी या t की लिमिट थी, बस दो लिमिट थी, या x की थी, x की 0 टू s। अब देखो यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी, a की लगेगी या s की, नहीं सर यहाँ पे तो x की लिमिट लगेगी, तो 0 टू s, ये थी आपकी x की लिमिट, ठीक है। अब इसको क्या किया, v की वैल्यू पुट करो, नहीं सर जरूरत ही नहीं है, इसमें तो इतने टर्म चाहिए नहीं क्योंकि टाइम चाहिए नहीं। हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दे, मान लो u प्लस at, टाइम तो हमारे पास रिक्वायरमेंट टाइम में है ही नहीं, तो हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। dv के रिस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। अब तो तीसरी बात चलती है तो इंटीग्रेशन इसका होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा तो हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन, v का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाय
टू बाय फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एज यू ऑल नो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है x की पावर n+1 dx, t की पावर 1 dt था। तो इस बार यहाँ पे टर्म क्या बन गई बच्चे, ये टर्म बन गई v की पावर 1 dv। तो क्या आंसर आएगा, v की पावर 1+1 अपॉन 1+1 दैट इज v स्क्वायर बाय 2। आपके पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने v स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। अब देखो dx के रिस्पेक्ट में कौन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, a आ गया बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी x, क्या हो जाएगा x, और लिमिट का 0 टू s। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v किस लिए क्या पुट करोगे, सिर्फ v एज इट इज रहेगा। 2 में आपको मैंने बताया था लिमिट पुट नहीं कर सकते आप क्योंकि 2 कांस्टेंट है। फिर बीच में क्या था, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या u, तो v किस लिए हमने क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया अपॉन में 2। तो a x किस क्या पुट किया, s माइनस 0। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू as। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। तो ये थी आपकी न्यूटन के इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बड़ा ही सिंपल सा काम है, तीनों को समझ के अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, पैनिक नहीं होना, तीनों को समझ के। एक बार थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, बट इसको जब दूसरी बार आप करोगे ना, बिना देखे करोगे, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। और क्लास 11 बहुत जल्द आपके मैथ्स में टॉपिक आने वाला है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके बहुत जल्द आने वाला है। तो उसको आप समझ जाओगे तो ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल डेरिवेशन है, ये 5 मार्क्स का ऑलमोस्ट इसको पेपर में पूछते हैं क्लास 11 के, ठीक है। तो एग्जाम के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, और इसके डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आईआईटी एनआईटी नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 11। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है अपना रिलेटिव वेलोसिटी और कुछ न्यूमेरिकल्स, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास 11।